हेलो, नमस्कार, वणक्कम। मेरी माँ, ये चैप्टर है आपकी मल्हार टेक्स्ट बुक का, जो कि आपके हिंदी सिलेबस में है, कक्षा 6, छठवीं कक्षा, सीबीएसई के बच्चों के लिए। तो शुरुआत करें। थोड़ा सा इमोशनल रहेगा, थोड़ा सा भावुक रहेगा, और मैं ये कोशिश करूंगा ताकि हमारे दक्षिण भारत के बच्चे पूरी तरह से समझ पाए। आई विल बी गिविंग यू द इंग्लिश वर्ड्स ऑल्सो, लाइक आई हैव बीन डूइंग फॉर द अदर चैप्टर्स, ताकि सभी को समझने में आसानी हो। ओके। ये कहानी ये एक ऑटोबायोग्राफी से ली गई है, जिसको कि आत्मकथा कहते हैं। और इनफैक्ट आत्मकथा का मतलब क्या होता है? आत्मकथा का मतलब होता है कि मेरे जिंदगी की कहानी। जैसे उदाहरण दूं तो आपने विश्वनाथन आनंद, जो कि शतरंज के खिलाड़ी, उनका नाम तो सुना होगा। ये उनकी आत्मकथा है। ये उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में कहानी लिखी थी, माइंड मास्टर बाय विश्वनाथन आनंद। इसको आत्मकथा कहते हैं। ओके। उसी तरह से अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने गोल्ड स्वर्ण पदक जीता था ओलंपिक्स में, अभिनव बिंद्रा, ये उनका स्वर्ण पदक देख सकते हैं, ए शॉट एट हिस्ट्री। ये उनकी कहानी है, ये उनकी आत्मकथा है। और अगर आप इस किताब में देखेंगे तो उसी हर जगह पर आई से लिखा होगा। I checked and my score was the best of anyone who had shot from position 3 until then. तो पहले फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है। लेकिन ऐसा भी होता है कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी और के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में लिखता है, तब उसको जीवनी कहते हैं। जैसे ये किताब, ये साइना नेहवाल की जीवनी के बारे में लिखी गई थी मेरे द्वारा 2012 में। 2012 में आप मेरा नाम यहां पर देख सकते हैं। मैंने ये किताब लिखी थी साइना नेहवाल के बारे में, जब वो लंदन ओलंपिक से वापस आई थी, कांस्य पदक जीतकर, ब्रॉन्ज मेडल जीतकर। ये बायोग्राफी है, यानी कि जीवनी। फाइनली ये किताब सुपरस्टार रजनीकांत के बारे में नमन रामचंद्रन ने लिखी। ये भी एक जीवनी है, ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, आत्मकथा नहीं है। तो मैंने सोचा कि आपको ये अंतर समझा दूं बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी के बीच में। अब हम चलते हैं मेरी मां कहानी, जो चैप्टर है, उसके अंदर। तो ये चैप्टर जो है, ये जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा, ये लिखी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा। ना, राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में भगत सिंह, पहले मैं आपको बता दूं राम प्रसाद बिस्मिल कौन थे। राम प्रसाद बिस्मिल एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वॉज अ फ्रीडम फाइटर हु वॉज हैंग्ड एट द एज ऑफ 30। वो सिर्फ 30 साल के थे जब उनको फांसी की सजा सुनाई दी गई, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश सरकार के, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बगावत की थी। ओके। ही वॉज डूइंग कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिश, सो ही वॉज हैंग्ड इन द ईयर 1927। 1927 में उनको फांसी दी गई, एंड ही वॉज ओनली, सिर्फ 30 साल की उम्र में उनको मौत की सजा सुनाई दी गई। सो राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, जिनको की फांसी सुनाई दी गई थी 1931 में, यानी कि इसके सिर्फ 4 साल बाद, 3.5 साल, 3.5 से भी कम, बिकॉज ये दिसंबर 1927 में हुआ था, इनका मेरे ख्याल से मार्च में हुआ था। ओके। श्री राम प्रसाद बिस्मिल बड़े होनहार जवान थे। होनहार का मतलब वेरी टैलेंटेड एंड वेरी प्रॉमिसिंग। लेट मी कीप राइटिंग सो दैट you can note it down for people who understand it in English better, as a parent had written to me the other day from Tamil Nadu. So let me do that. So Ram Prasad Bismil के बारे में ये कहा जाता था that उनमें एक कला थी पेट्रियोटिक पोएट्री लिखने की। उस तरह की कविताएं लिखते थे जिसमें कि भारत का गुणगान होता था। So for writing patriotic poetry, Ram Prasad Bismil was very popular. So he was a very talented and promising नौजवान। नौजवान का मतलब youth, young person. गजब के शायर थे। गजब मीन्स ही वाज ए आउटस्टैंडिंग पोएट। शायर मतलब उर्दू की शायरी। सो ही वाज गुड इन हिंदी एज वेल एज इन उर्दू। देखने में भी बहुत सुंदर थे। ही वाज अ वेरी हैंडसम पर्सन। योग्य बहुत थे। ही वाज वेरी अकम्प्लिश्ड। जानने वाले कहते थे कि यदि किसी और जगह या किसी और देश या किसी और समय पैदा होते, इफ ही वॉज नॉट बॉर्न इन इंडिया एट दैट टाइम, कि अगर उस समय पर वो हिंदुस्तान, भारत में उन्होंने जन्म नहीं लिया होता, या किसी और जगह पर उन्होंने जन्म लिया होता, या किसी और समय में उन्होंने जन्म लिया होता, तो वो उस देश के सेना अध्यक्ष बन सकते थे। यानी कि ही कुड हैव लेड द इंडियन आर्मी। सेना अध्यक्ष यानी कि द चीफ ऑफ द आर्मी। ये कहना था हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का बिस्मिल के बारे में। These are the words said by शहीद भगत सिंह about राम प्रसाद बिस्मिल। सो राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में इतनी बड़ी टिप्पणी की भगत सिंह ने,
इतना बड़ा बड़ी बात कही कि इतने गुणवान थे, नौजवान थे, सुंदर थे, बड़े शायर थे और काफी योग्य और काफी होनहार थे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भगत सिंह ने राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में क्या कहा, तो आपको इन सभी शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। योग्य, होनहार, गजब के शायर, सुंदर, राइट, इन सभी शब्दों का आप इस्तेमाल कीजिए। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब हुआ उस समय भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य था। आधिपत्य का मतलब डोमिनेशन, कंट्रोल। ओके, आई कीप राइटिंग इट डाउन सो दैट इट इज यूजफुल। Okay, domination. I'm going to put it as a pinned comment also so that you can refer to it more easily also. बिस्मिल छोटी सी आयु से ही भारत की स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे, राइट। अंग्रेजों ने उन्हें जेल भेज दिया, ओके, और फांसी की सजा दे दी, जैसे मैंने कहा 1927 में। जेल में भी उन्होंने अंग्रेजों के अनेक अत्याचार सहे, क्योंकि वहां पर भी उनको टॉर्चर किया गया। जेल में रहते रहते ही उन्होंने चोरी छिपे अपनी आत्मकथा लिखी। सो उनकी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी जो है, उन्होंने जेल में रहते हुए ही लिखी। ओके, और अंग्रेजों से बचते बचाते जेल से बाहर भेजते रहे ताकि वो प्रिंटिंग के लिए चली जाए, राइट। उनके साथियों ने उसे प्रकाशित भी करा दिया, यानी कि उसको पब्लिश भी करा दिया। प्रकाशित मतलब इट वॉज published. Now, all the words I may not have written in the notes, so whatever is there, so you need to listen to the video, and for many of the words I've written it in the notes. Okay. इसका नाम रखा गया निज जीवन की एक छटा। Now, this was the title of his आत्मकथा. Okay. His autobiography was known as निज जीवन की एक छटा. Now, निज जीवन की एक घटा का मतलब है a glimpse of one's life. Okay. Glimpse मतलब a very short, brief look, a glimpse of one's life. Okay. निज का मतलब है one's own, जीवन का मतलब life, and छटा का मतलब glimpse. Okay. So the phrase conveys a brief look or insight into someone's personal life. इस पुस्तक ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। अरे उनका लग गया, अरे ये बाप रे, इसको हमने जेल में बंद करके रखा और इसने बाहर अपनी बुक पब्लिश करवा दी। लोगों में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध और बढ़ गया। वो बुक पढ़ के लोगों में लगा कि अंग्रेज रामप्रसाद बिस्मिल के साथ क्या क्या कर रहे हैं। इस तरह इस आत्मकथा के कारण अंग्रेज बिस्मिल को फांसी देने के बाद भी उन्हें हरा ना सके। सो 1927 में उनको फांसी तो लटका दिया। 19 दिसंबर 1927 को ही वॉज हैंग टू डेथ, लेकिन दे कुड नॉट डिफीट हिम। व्हाई दे कुड नॉट डिफीट हिम? उनको वो हरा क्यों नहीं सके? बिकॉज उनके जो सोच विचार थे वो पूरी दुनिया में फैल चुके थे अपनी आत्मकथा निज जीवन की एक छटा के कारण। समझ में आ गया? अगर इस पे कोई प्रश्न आए तो आप इसका आराम से सुंदरता से इस तरह का एक उत्तर आप लिख सकते हैं। इस आत्मकथा के माध्यम से आज भी बिस्मिल हमारे मस्तिष्क में, मस्तिष्क मतलब इन आवर माइंड में जीवित है, स्टिल अलाइव इन आवर माइंड। आज भी ये आत्मकथा लोगों को प्रेरित करती है। प्रेरित मतलब एनकरेज। ओके, इट एनकरेजेस। प्रेरित मतलब एनकरेज। क्या आप भी उनकी आत्मकथा को पढ़ना चाहते हैं? क्या कहा? हाँ, तो ये यहां प्रस्तुत है उसी आत्मकथा का एक अंश। अंश मतलब one brief part of that autobiography. Okay. लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। Now, लखनऊ मीटिंग ऑफ द कांग्रेस took place in the year 1916. Okay, ये मैं एक इतिहास की बात बता रहा हूं, हिस्ट्री की बात बता रहा हूं। तो कांग्रेस का एक अधिवेशन यानी कि एक मीटिंग हुआ था लखनऊ में, जो कि काफी प्रसिद्ध है, 1916 में। ओके, यानी कि उनको फांसी देने से 11 साल पहले। तो वहां पर जाने की काफी इच्छा थी राम प्रसाद बिस्मिल की। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, दे डिड नॉट एग्री टू सेंड हिम, किंतु माता जी ने मुझे खर्च दे दिया था, यानी कि शी मेड अरेंजमेंट्स एंड गेव हिम द मनी फॉर हिम टू ट्रैवल। उसी समय शाहजहांपुर, नाउ ही वाज काइंड ऑफ ब्रॉट अप इन शाहजहांपुर, वहीं उनका घर था। शाहजहांपुर जो कि आज के उत्तर प्रदेश में है। शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। देयर वर सम एक्टिविटीज ऑफ द कांग्रेस एटसेट्रा फॉर फ्रीडम स्ट्रगल टेकिंग प्लेस इन शाहजहांपुर। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था, तो मैं वहां पर काफी मदद करता था लोगों की सेवा के लिए। उस पूरे
ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं जुड़ा हुआ था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार का कार्य अच्छे नहीं लगते थे, क्यों उनको अच्छा नहीं लगता था कि ये इस तरह का काम कर रहा है, ये पढ़ लिख कर कुछ आगे बनकर कुछ अच्छा बनेगा, ये उनकी उम्मीद थी, ये उनकी अभिलाषा थी, ये उनकी चाह थी। लेकिन राम प्रसाद इस तरह के काम सेवा समिति में, कांग्रेस के अधिवेशन में जाना ज्यादा पसंद करता था। किंतु माता जी मेरा उत्साह भंग ना होने देती। लेकिन हिज मदर वॉज हिज सपोर्ट, उनकी मां उनको समर्थन करती थी कि हाँ बेटा तुम जाओ, तो उनको एक तरह से प्रेरणा देती थी, उनको एनकरेज करती थी कि तुमको अगर जाना है तो तुम जाओ। जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। तो उसके कारण ओके, माता जी चूंकि उनका समर्थन करती थी तो उनको डांट पड़ती थी। अभी किसकी बात कर रहे हैं? ओके, उन्हें अक्सर पिताजी की डांट, सो ही इज टॉकिंग अबाउट हिज मदर, दैट इज मदर वुड गेट स्कोल्डेड, उनकी मां को डांट पड़ती थी पिताजी से, और उनको पनिश भी किया जाता था कि तुम अपने बेटे को इस तरह से बिगाड़ रही हो। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। सच ए ब्यूटिफुल लाइन। वो कहता है कि मेरी माताजी, माई मदर इज अ गॉडेस। ओके, मुझ में जो जीवन, जो कुछ जीवन तथा साहस आया, कि साहस का मतलब करेज। ओके, वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव की जी की कृपाओं का ही परिणाम है। तो ही सेइंग हिज गुरुदेव, गुरुदेव दैट इज हिज टीचर्स श्री सोमदेव, एंड हिज मदर, ही सेइंग दैट बिकॉज ऑफ देम, बिकॉज ऑफ देयर वेल विशेस की वजह से ही मेरे में इतना साहस, इतना करेज है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते कि वो चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए। ओके, किंतु माता जी यहां कहती थी कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होगा, दैट टिल ही गेट्स एजुकेटेड, जब तक इसकी पढ़ाई पूरी तरह से खत्म नहीं होती उससे पहले इसकी शादी करना ठीक ठाक नहीं होगा। उचित का मतलब ठीक नहीं होगा। माता जी के प्रोत्साहन, प्रोत्साहन इज अनदर वर्ड फॉर एनकरेजमेंट। ओके, प्रेरित, प्रेरित इज इंस्पायर, एक्चुअली प्रेरित इज इंस्पायर एंड प्रोत्साहन इज एनकरेजमेंट। ओके, जस्ट राइट इट अकॉर्डिंगली। मैंने वो बोलते बोलते ना फिर दिमाग में आ जाता है। ओके, प्रोत्साहन इज एनकरेजमेंट, तथा सदव्यवहार यानी कि गुड बिहेवियर ने मेरे ने मेरे कहा गया, मेरे जीवन में वो दृढ़ता, दृढ़ता इज डिटर्मिनेशन। ओके, दृढ़ता इज डिटर्मिनेशन। ओके, उत्पन्न मींस इट लेड टू डिटर्मिनेशन कि किसी आपत्ति तथा संकट के आने पर भी मैंने अपना संकल्प को नहीं त्यागा, कि वॉट एवर हैपेंड आई डिड नॉट गिव अप ऑन what I really wanted to do, that sankalp, that whatever I decided to do, I will definitely do it because of the encouragement given by my mother. एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम हो वो मुझसे करा ले। नाउ व्हाट इज दीवानी मुकदमा? दीवानी मुकदमा इज अ सिविल केस। ओके, इट इज अ सिविल केस। दीवानी मतलब सिविल, मुकदमा मींस केस। वो ही हैज गॉन समवेयर, कहीं पर गए हैं और उन्होंने अपने साथी वकील को कहा है कि अगर कुछ काम हो तो राम प्रसाद से करा लेना। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुला भेजा। सो दैट वकील साहब ने राम प्रसाद को बुलाया और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं, दैट यू साइन एज योर फादर, कि अपने फादर के नाम का सिग्नेचर तुम इस वकालतनामा, वकालतनामा इज द लीगल डॉक्यूमेंट। ओके, वकालतनामा is the legal document. Now that is something he is asking him to do something illegal, कि गलत काम करने को बोल रहा है। वो बोल रहा है कि अपने पिताजी के हस्ताक्षर कर दो। ये भला राम प्रसाद कैसे करते? मैंने तुरंत उत्तर दिया, तुरंत मींस आई इमीडिएटली आंसर, कि ये तो धर्म विरुद्ध होगा, कि ये तो इट इज धर्म मतलब इट इज नॉट रिलीजन, धर्म मतलब इट इज अगेंस्ट द राइट थिंग टू डू, इट इज नॉट द राइट थिंग टू डू, ये गलत काम होगा। ओके, इस प्रकार का पाप मैं कदापि, कदापि मींस नेवर, नहीं कर सकता, कदापि मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा। सो वकील साहब ने बताया कि जो मुकदमा है वो डिसमिस हो जाएगा, कि हम केस हार जाएंगे।
अगर तुमने वकालतनामे पर लीगल डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किए अपने पापा के तो हम केस हार जाएंगे, ओके। किंतु मुझ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। लेकिन इवन व्हेन ही सेड दैट, उससे मुझ पर कोई भी असर नहीं हुआ। मैं अड़ा रहा कि मैं साइन नहीं करूंगा। भाई तुम साइन करोगे या नहीं, ये पुराना डायलॉग है दीवार फिल्म का। तो ही सेज मैं साइन नहीं करूंगा, ना मैंने हस्ताक्षर किए। अपने जीवन में हमेशा सत्य का आचरण करता था। आचरण मीन्स फॉलोइंग द पाथ ऑफ ट्रुथ। आचरण मतलब ही वॉज ऑलवेज डूइंग समथिंग विच इज द ट्रुथ। चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, सत्य बात कह देता था। आई वुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। मैं हमेशा सच बोलता था। 11 वर्ष की उम्र में माताजी विवाह कर शाहजहांपुर आई थी। यानी कि उनकी जो मां थी, उनका विवाह हुआ था जब वो सिर्फ 11 साल की थी। यानी कि चाइल्ड मैरिज, यानी कि बाल विवाह। मां का बाल विवाह हुआ था जब उनकी उम्र सिर्फ 11 साल की थी। यानी कि आपकी उम्र जितनी है, उस उम्र में उनकी मां की शादी हो गई थी। उस समय वे नितांत अशिक्षित, नितांत अशिक्षित का मतलब है शी वॉज अटरली, नितांत का मतलब अटरली अनएजुकेटेड, कि उन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की थी। एक ग्रामीण कन्या, यानी कि एक रूरल गर्ल, शी वॉज अ अटरली अनएजुकेटेड रूरल गर्ल, ओके, के समान थी। शी वॉज लाइक अ अटरली अनएजुकेटेड रूरल गर्ल। शाहजहांपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला दिया। सो हिज मदर, दैट इज राम प्रसाद फादर्स मदर, दैट इज हिज ग्रैंड मदर, दैट इज हिज मदर्स मदर इन लॉ, उन्होंने अपनी छोटी बहन को बुला लिया, ओके, घर पे। उन्होंने माताजी, सो दैट लेडी, उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। तो शी ट्रेन्ड हिज मदर इन हाउस होल्ड वर्क, जो भी डोमेस्टिक वर्क रहता है, घर के काम होते हैं उसमें, बिकॉज 11 साल के बच्ची को क्या मालूम होगा, है ना। तो शी ट्रेन्ड हर इन ऑल द थिंग। व्हाट अ टेरिबल थिंग टू डू, फ्रैंकली, आई मीन जस्ट इमेजिन। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सभी कामकाज को समझ लिया। बट दैट गर्ल, आई मीन द मदर वाज स्मार्ट, शी लर्नड ऑल द डोमेस्टिक वर्क। तब का सोशल थिंग वाज लाइक दैट, बट अगेन समथिंग very very negative. Okay, child marriage is a curse. I mean, should never. I'm glad we don't do such things now. और भोजनादि का ठीक ठाक प्रबंध करने लगी। शी ऑल्सो स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर फूड। भोजन, ये दो शब्द हैं, भोजन आदि, दैट इज फूड एटसेट्रा का ठीक ठाक, यू नो, ठीक ठीक, यानी कि शी वॉज डूइंग इट ऑल राइट। प्रबंध मीन्स अरेंज। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। शी स्टार्टेड लर्निंग हिंदी। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था, यू नो, कि शी, यू नो, इट वाज नेचुरल। मोहल्ले मतलब द लोकेलिटी, मोहल्ला मींस लोकेलिटी, ओके। ये सब मैंने यहां नहीं लिखा है बिकॉज दीज आर सिंपल वर्ड्स, ओके। कि सखी सहेली, यानी कि ऑल द अदर गर्ल्स ऑफ मिनी, काफी सारे बच्चियों की इसी उम्र में शादी हुई होगी, राइट। तो वो सभी एक ही उम्र की थी, तो उन सब से बात वगैरह करती थी। तो जब भी वो उनके घर पर आती थी, बाकी जो उनकी सहेलियां थी जो उनके घर पर आती थी, उनमें जो थोड़ी पढ़ी लिखी होती, ओके, शिक्षित होती, एजुकेटेड, माताजी उनसे अक्षर बोध करती। व्हाट इज दिस मीन, अक्षर बोध? ये तो नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स को भी समझ में नहीं आएगा। अक्षर बोध का मतलब है लर्निंग। अक्षर का मतलब लेटर, ओके, लेटर, एंड बोध का मतलब है अंडरस्टैंडिंग। सो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अल्फाबेट, क ख ग, ओके, वो सब उनकी मां ऐसे दूसरे अपने सहेलियों से सीखी जो कि थोड़ी सी शिक्षित थी, ओके। इस प्रकार घर का सब काम कर चुकने के बाद जो समय मिल जाता उसमें पढ़ना लिखना करती। सो शी स्टार्टेड लर्निंग टू रीड एंड राइट, ओके। परिश्रम के फल से थोड़े दिनों में वे देवनागरी इज द स्क्रिप्ट इन विच वी राइट हिंदी। ये जो हम हिंदी लिख रहे हैं ना, ये जो लिखा है, इसको देवनागरी स्क्रिप्ट कहते हैं। इट इज कॉल्ड देवनागरी स्क्रिप्ट, ओके। उसको हिंदी में इस तरह से देवनागरी। पुस्तकों का अध्ययन मीन्स स्टडी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। सो हिज सिस्टर्स वर टॉट बाय द मदर।
जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, आर्य समाज इज अ सेक्ट जहां पर आइडल वर्शिप नहीं करते, यानी कि मूर्ति पूजा नहीं करते, हवन वगैरह करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसकी स्थापना की थी आर्य समाज की। माता जी से खूब वार्तालाप होता, सो ही वुड डिस्कस ए लॉट विद हिज मदर। उस समय की अपेक्षा अब उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे। सो विद एजुकेशन शी हैड आल्सो, शी हैड सम आइडियाज एंड थॉट्स व्हिच वर वेरी रिफाइंड। यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब क्या है कि उनका कहना है कि अगर मुझे इस तरह की माता नहीं मिलती, इफ आई डिड नॉट हैव दिस काइंड ऑफ ए मदर, देन मैं भी बाकी लोगों की तरह शादी कर लेता और संसार के इसमें एक बीवी के साथ, बच्चों के साथ एक साधारण मनुष्य की तरह जिंदगी बिताता। आई वुड हैव बीन an ordinary family man if I did not get this kind of a mother, and I would have got married and had a wife and a family. I would have been just like another ordinary person. शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की। दैट शिक्षा के साथ साथ शी ऑल्सो एनकरेज्ड हिम टू पार्टिसिपेट इन द फ्रीडम स्ट्रगल की, जो आजादी की जो लड़ाई थी उसमें भी भाग लेने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया, उनको एनकरेज किया, प्रेरित किया कि तुम जाके लड़ो, ये अच्छी बात है। ओके। हालांकि उनके पिताजी और दादी जी इसके उसकी सहमति नहीं करते थे, उसके पक्ष में नहीं थे, जैसे मेजनी ने को उनकी माता ने की थी। अब ये मेजनी कौन है भला? ये मेजनी कौन है? मेजनी एक इटली का रहने वाला था। ओके। वो एक इटली का राजनेता, पॉलिटिशियन था, एक जर्नलिस्ट भी था और 19वीं शताब्दी में काफी वहां पर उन्होंने काम किया था इटली में। ओके। और उन पर भी उनकी मां का काफी इंफ्लुएंस था। तो इसीलिए उनकी तुलना कर रहे हैं मेजनी के साथ, अपनी तुलना कर रहे हैं मेजनी के साथ। तो आपसे ये एमसीक्यू में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस बड़े व्यक्ति के साथ राम प्रसाद अपनी तुलना कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे इटली के मेजनी। माता जी का सबसे बड़ा, मेजनी इन इंग्लिश इज स्पेल्ड लाइक दिस, MAZZIN। तो यहां पर तो मेजनी लगता है, इंग्लिश में इट विल बी प्रोनाउंस्ड एट मेजनी। माता जी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए ये था, आदेश मतलब ऑर्डर। ओके। आदेश मतलब ऑर्डर के लिए यही था कि किसी की प्राण हानि ना हो, दैट आप किसी का भी जीवन ना ले, आप कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि दूसरे के जीवन को किसी तरह की हानि पहुंचे, किसी तरह का नेगेटिव असर पड़े। उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी कभी प्राण दंड नहीं देना। उनका कहना था कि आप अपने हाथों से किसी का खून ना करें। प्राण दंड मतलब यू आर टेकिंग अवे हिज लाइफ एज पनिशमेंट। प्राण मतलब लाइफ, दंड मतलब पनिशमेंट। सो यू डोंट पनिश एनीवन विद डेथ। ओके। तो इसके कारण राम प्रसाद बिस्मिल को मुश्किल ये आई कि उनके इस आदेश की पूर्ति मतलब फुलफिल, बिकॉज आई हैड टू फुलफिल दिस ऑर्डर ऑफ हर्स। आदेश मतलब ऑर्डर, एज आई सेड, टू फुलफिल दिस ऑर्डर ऑफ हिज मदर, मुझे मजबूरन मतलब कंपल्सरली, ओके, कंपल्सरली एक बार, ए फ्यू टाइम्स, मुझे अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी थी। प्रतिज्ञा मतलब ही हैड स्वर्न दैट आई वुड किल दैट ब्रिटिश मैन, I would kill that British officer, but because his mother had told him that you cannot kill anyone, क्योंकि उन्होंने, उनकी मां ने कहा था कि आप किसी को प्राण दंड नहीं देंगे, तो उनको अपनी ही प्रतिज्ञा को तोड़नी पड़ी थी, भंग करनी पड़ी थी, मतलब तोड़नी पड़ी थी। He could not give anyone the death, kill anyone, because he had promised his mother, because his mother had ordered him. Promise नहीं, उनकी मां ने उनको ये आदेश दिया था। ओके। जन्मदात्री जननी, दिस इज अ वे ऑफ एड्रेसिंग हिज मदर। जन्मदात्री जननी मतलब मां, द मदर हु हैज गिवन मी लाइफ। इस जीवन में तो मैं तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न करने का भी अवसर ना मिला। ऋण मतलब डेट, कि तुम्हारे ऊपर ये मेरा ये उधार है, ऋण है, और उस ऋण को मैं उतार नहीं पाऊंगा क्योंकि मुझे फांसी होने वाली है। तो मुझे यह मौका नहीं मिल रहा है कि मैं उस ऋण को उतार सकूं, ताकि जब आपकी आयु हो जाए मैं आपकी सेवा कर सकूं, उस तरह से मैं आपका ये ऋण उतार सकूं। ये मुझे मौका नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे मार दिया जा रहा है।
इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं, फॉरगेट दिस लाइफ, अगर मैं कई सारे जन्म लेके आपका बेटा होकर पैदा हूं, तब भी मैं कई सारे प्रयत्न करूं, तब भी मैं ये ऋण को उतार नहीं पाऊंगा, ऋण मैं नहीं उतार पाऊंगा। जिस प्रेम तथा दृढ़ता, दृढ़ता मीन्स डिटर्मिनेशन, दृढ़ता मीन्स, आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ रहा है। पीपल स्पेशली फ्रॉम साउथ इंडिया, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, प्लीज राइट यूर अंडरस्टैंडिंग इट सो दैट आई एम क्लियर दैट यू आर in sync with what I'm trying to do, because I'm trying to explain each and every word so that you would not have any problems in understanding it. Okay. इवन उत्तर भारत के बच्चों को भी कई सारे शब्द यहां में समझ में नहीं आएंगे। ओके, दृढ़ता जैसे शब्द आजकल आप कहां यूज करेंगे। ओके, के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन, तुच्छ मतलब समथिंग वेरी स्मॉल, ओके, जीवन का सुधार किया है। हिज कॉलिंग हिज जीवन एज तुच्छ, ओके, स्मॉल लाइफ का सुधार किया है, दैट इज यू हैव इंप्रूव्ड दिस लाइफ। ये अवर्णनीय है, यानी कि इट इज इनडिस्क्राइबेबल। ओके, इट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स कि व्हाट आपने जो किया है इस छोटी जीवन के लिए, मेरे जैसे एक तुच्छ प्राणी के लिए जो आपने किया है, इसको आप शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है, कि मुझे हर जीवन का हर घटना याद है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है, कि यू नो बिकॉज ऑफ द वे यू स्पोक एटसेट्रा, आपने मेरा सुधार किया है। सुधार मतलब इंप्रूवमेंट, यू हैव इंप्रूव्ड माय लाइफ। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। संलग्न मतलब आई कुड ज्वाइन, I could be part of the freedom struggle. देश सेवा means service to the nation. धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन की सहायता दी। प्रोत्साहन का मतलब बताओ, अभी मैंने ऑलरेडी 2 बार बता चुका हूं, एनकरेजमेंट। ओके, धार्मिक जीवन मीन्स रिलीजियस लाइफ। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका भी श्रेय तुम्ही को है। दैट वॉट एवर आई हैव लर्न, इसका क्रेडिट, श्रेय मतलब क्रेडिट, द एंटायर क्रेडिट गोज टू यू। जिस मनोहर रूप, मनोहर मतलब सुंदर, जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी, उपदेश मतलब एडवाइस, उसका स्मरण मीन्स द रिमेम्बरेंस ऑफ दैट कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आ जाता है। ओके, तो मंगलमयी मीन्स यू नो यू आर ब्यूटीफुल एंड यू नो समथिंग विच इज ऑलमोस्ट लाइक ए गॉडेस। उस चेहरे का की याद मेरे को आ जाता है, का उसका स्मरण कर, यू नो व्हेनेवर आई थिंक ऑफ ऑल दैट, उन सब की याद करके आपकी मूर्ति का ध्यान आ जाता है और मस्तक झुक जाता है। दैट आई काइंड ऑफ बेंड बिफोर यू, आई बो टू यू। ओके, रेस्पेक्ट में। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी हो हुई, ताड़ना का मतलब टू स्कोल्ड, ओके, डांटना, तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा देती, कि अगर डांटना भी होता तो बड़े प्यार से समझाती थी माँ। ओके, यदि मैंने धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया, इसका मतलब हार्शली, कि मैंने यू नो पोलाइटली जवाब नहीं दिया, थोड़ा रूडली मैंने जवाब दिया आपको, तब तुमने प्रेम भरे शब्दों से यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो। यू नो तब भी यू नो आपने मुझे डांटा नहीं, आपने कहा कि तुम्हें अगर ये ठीक लगता है तो तुम यही करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं होगा, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। तो वो एक तरह से आपको समझाने की कोशिश करती थी। जब आप एक तरह से क्रूर तरीके से या रूड तरीके से बात करते थे, उस समय पर भी वो वापस उसी प्रक्रिया से, उसी भाव से आपका जवाब नहीं देती थी। जीवन दात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, पालन पोषण मतलब केयरिंग एंड ब्रिंगिंग मी अप, बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक, धार्मिक मतलब रिलीजियस, सामाजिक मतलब सोशल, एंड आत्मिक मतलब एट अ सोल लेवल, यू नो मेरे दिल को छूने वाली बातें, मेरी आत्मा जो है, उन्नति, उन्नति मतलब डेवलपमेंट या प्रोग्रेस में तुम ही मेरी सदैव, सदैव मीन्स ऑलवेज, ओके, सदैव मीन्स ऑलवेज सहायक रही, दैट यू हैव बीन ए फ्रेंड। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसी ही माता दे। तो उनकी इच्छा है कि हर जन्म में मैं ये चाहता हूं कि तुम ही मेरी मां हो। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। अधीर का मतलब क्या है? अधीर का मतलब है इम्पेशेंट या विचलित, रेस्टलेस। इंग्लिश में यू विल राइट इट एज इम्पेशेंट या रेस्टलेस
या हिंदी में बोले तो विचलित। सदैव यानी कि हमेशा अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना दी है। सांत्वना मतलब मेरे को कंसोल किया है कि मुझे अरे कुछ नहीं होता बाबा, चलता है, मुझे दिलासा दिया, राइट। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर का कोई कष्ट अनुभव नहीं किया। दैट जब तक आप हैं मेरे साथ, मैंने कोई भी कष्ट अनुभव नहीं किया। आई हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड एनी काइंड ऑफ बैड, आई हैव नॉट हैड एनी बैड एक्सपीरियंस। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं, कि मुझे आई डोंट हैव एनी डिजायर फॉर एनी काइंड ऑफ लग्जरी, कि कोई भी मेरे को ऐशो आराम की जिंदगी बितानी है, उस तरह की मेरी कोई इच्छा नहीं है। ऐश्वर्य मतलब फॉर रिचेस, अमीरों वाली जिंदगी। केवल एक इच्छा है, वह यह है कि एक बार श्रद्धा पूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, कि आई कुड टच योर फीट एंड मेरा जीवन सफल हो जाता। किंतु ये इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती, लेकिन मुझे लगता है कि ये इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी, कि ये नहीं हो पाएगा कि मैं आपके चरणों को छूं और नतमस्तक हूं आपके सामने, बल्कि ये होगा कि आपको, तुम्हें मेरी मृत्यु की, कि आपका राम प्रसाद अब नहीं रहा, आपके राम प्रसाद को फांसी सुनाई दी जा चुकी है ब्रिटिश सरकार द्वारा, यह खबर आपको सुनाई दी जाएगी। मां, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता या भारत माता की सेवा में अपना जीवन की बलि देवी की भेंट कर गया, कि तुमको यह जानकर खुशी होगी और गर्व भी होगा कि आपके बेटे ने माताओं की माता यानी कि भारत माता यानी कि मदर इंडिया की सेवा करते हुए अपने जीवन की आहुति दी है, कि अपना जीवन कुर्बान किया है, राइट। और उसने तुम्हारी कोख कलंकित ना की, यानी कि कोख मतलब वूम्ब, ओके, द वूम्ब फ्रॉम वेयर ही हैज बीन बोर्न, द मदर्स वूम्ब, कि उसने तुम्हारी कोख कलंकित ना की, दैट ही डिड नॉट टार्निश योर वूम्ब, कि तुम्हारी कोख का बुरा नाम नहीं लिया, और जो भी प्रतिज्ञा की थी उस पर अडिग रहा, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। दृढ़ रहा मीन्स he stayed steadfast to the promise that he made, that is he will fight for mother India। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा, स्वाधीन मतलब इंडिपेंडेंट, when the history of independent India will be written, उसके किसी पृष्ठ पर, when the book of independent India will be written, on some page of that book, उसके किसी ना किसी पन्ने पर उज्जवल अक्षरों में, यानी कि इन गोल्डन लेटर्स, इन ब्राइट लेटर्स, तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा, मेरी मां राम प्रसाद बिस्मिल की मां। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी, गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के गुरु हैं, राइट, उनकी धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की, बिकॉज उनके पुत्रों को मुगल रूलर्स ने मार दिया था, राइट, तो उसकी खबर सुनी तो उनको प्रसन्नता हुई, और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी, कि दैट देयर सन्स वर सैक्रिफाइस्ड फॉर द कॉज ऑफ द सिख रिलीजन, कि अपने धर्म की रक्षा करते हुए उन्होंने अपने जान की आहुति दी, जान का बलिदान दिया। जन्मदात्री यानी गिवर ऑफ लाइफ, जन्मदात्री का मतलब हे मां हु इज द गिवर ऑफ माई लाइफ। वर्दो, वर्दो मीन्स गिव मी दिस, कि मुझे ब्लेस मी, कि अंतिम समय भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित ना हो, दैट व्हेन आई एम गोइंग टू बी हैंग्ड एट दैट टाइम आई शुड नॉट फील नर्वस। विचलित मतलब आई शुड नॉट फील नर्वस, ओके। और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग दूं, दैट आई थिंक ऑफ योर फीट एंड आई थिंक ऑफ गॉड, thinking of these two things, your feet and God, I leave my body, राम प्रसाद बिस्मिल। I hope आपको पूरी तरह से समझ में आ गया। ये ऑब्वियसली उन्होंने फांसी होने से पहले ये लिखा है, उनकी आत्मकथा, ओके। पूरी तरह से समझ में आ गया, मैं ये उम्मीद करता हूं। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, और मैं ये उम्मीद करता हूं ये उससे पहले ये क्या बोलते हैं,
लेखक का परिचय जो मैंने ऑलरेडी दे दिया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारी वीरों ने अपना बलिदान दिया, दे सैक्रिफाइस देयर लाइफ। सरफरोशी की तमन्ना, जैसे तराना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है देखना है बाजुए कातिल में है। नो, आई एम मिसिंग वन वर्ड। देखना है बल कितने बाजुए कातिल में है, राइट। सरफरोशी की तमन्ना जैसे तराना लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल भी उन्हीं क्रांतिकारियों में से एक है। मात्र 30 वर्ष की आयु में अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें फांसी से लटका दिया गया था, ये सब मैं आपको बता दिया है। 1897 he was born and 1927 he was executed। असाधारण प्रतिभा के धनी रामप्रसाद बिस्मिल एक अच्छे कवि और लेखक भी थे। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी जिनमें उनकी आत्मकथा काफी चर्चित है। आत्मकथा का नाम आपको याद रहना जरूरी है। मेरी माँ उनकी आत्मकथा का एक अंश है, दैट इज इट इज अ पार्ट ऑफ दैट ऑटोबायोग्राफी। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है उसके सामने तारा बनाएं। किंतु ये इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती। बिस्मिल को अपनी किस इच्छा के पूर्ण होने की आशंका थी? आशंका का मतलब है डाउट। ओके, व्हाट ही वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट। द करेक्ट आंसर इज सी, अपनी मां का जीवन पर्यंत सेवा करने की। ओके, रामप्रसाद बिस्मिल की मां का सबसे बड़ा आदेश क्या था? कि कभी भी किसी के प्राण नहीं लेना। आप प्राण दंड किसी को भी नहीं दे सकते हैं। ओके, पंक्तियों पर चर्चा। अब इन पंक्तियों पर चर्चा करते हैं। ओके, तो यदि मुझे ऐसी माता ना मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। मैंने ये आपको बताया था कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने अपनी मां से बहुत कुछ सीखा है, और अगर वो नहीं होती तो वो भी एक काफी साधारण मनुष्य के साथ विवाह कर कर अपने परिवार के साथ एक साधारण मनुष्य की तरह रहते थे। तो उनका कहना है कि उनकी मां की वजह से ही वे अपने धर्म के बारे में और देश प्रेम के में काफी तरह से जुड़े रहे। ओके, उनके इस आदेश की पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग भी करनी पड़ी। कि उन्होंने कहा कि चूंकि उन्होंने कहा था कि आप किसी को भी प्राण दंड नहीं दे सकते हैं। जो मैं कह रहा हूं इसको जरा स्लो में चला के पॉज करके आप लिख लीजिए, क्योंकि हिंदी में लिखना टाइप करना बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो मैं स्लोली बता देता हूं कि उन्होंने उनकी मां का ये आदेश था कि आप किसी को भी प्राण दंड नहीं दे सकते हैं। तो इसकी वजह से उनको अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी एक दो बार, क्योंकि वो किसी को मारना चाहते थे, किसी ब्रिटिश अफसर को। लेकिन चूंकि मां का इस तरह का आदेश था तो उनको अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। ओके, अभी इसमें यू हैव टू मैच द फॉलोइंग। सो देवनागरी तो मैंने ऑलरेडी आपको कह दिया है, ये हिंदी का स्क्रिप्ट है। तो ये हो गया 1 का 4, 1 2 का 4, 4 2 का 1। ओके, एक्चुअली 4 2 का 1 ही है, 4 का 1, 2 का महर्षि दयानंद सरस्वती जिसके बारे में जिनके बारे में मैंने कहा, और मेजिनी जिनके बारे में भी मैंने कहा, इटली के एक गुप्त राष्ट्रवादी दल के सेनापति। ओके, ही वाज एन इटालियन पॉलिटिशियन, आल्सो ए फ्रीडम फाइटर। ओके, सोच विचार के लिए। ओके, बिस्मिल की माता जी जब ब्याह कर आई तो उनकी आयु काफी कम थी, 11 साल की थी। फिर भी उन्होंने स्वयं को अपने परिवार के अनुकूल कैसे ढाला। ओके, 11 साल की उम्र में उन्होंने अपने कामकाज अपनी सास की बहन से सीखा, और साथ में वो उन्होंने दिन की चर्या में खाना बनाना वगैरह पूरी तरह से सीख लिया था। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर स्वयं को कैसे शिक्षित किया? तो उनकी जो सहेलियां थी उसमें जो शिक्षित थी उनसे वो शिक्षा लेने लगी, हिंदी में लिखना पढ़ना वगैरह सीखने लगी, क्योंकि उनको काफी इच्छा थी कि वे अपने आप को शिक्षित कर सके। बिस्मिल को साहसी बनाने में उनकी माता जी ने क्या सहयोग दिया? तो उनको एक तरह से सही गलत का सही पाठ सिखाया, साहसी बनाना सिखाया कि तुम किसी से भी डरो नहीं, हमेशा निडर रहो। ओके, और प्राण दंड ना देने की सलाह दी। तो एक तरह का साहस ही है, बिकॉज इट शोज साहस इज नॉट जस्ट करेज, इट ऑल्सो शोज ए मैन ऑफ कैरेक्टर, कि आप ये सही करेंगे, ये गलत करेंगे, ये गलत नहीं करेंगे, ये सही काम ही करेंगे। तो इस तरह का साहस उनकी मां ने रामप्रसाद बिस्मिल को दिया। आज के कई दशक पहले बिस्मिल की मां शिक्षा के महत्व को समझती थी। बताइए कैसे? इसमें आप 2 बातें लिखेंगे। पहली बात तो आप ये लिखेंगे कि उन्होंने अपने आप को शिक्षित किया। जितनी भी सहेलियां आती थी उसमें से उन्होंने आइडेंटिफाई किया, उसमें उन्होंने देखा कि इसमें से कौन शिक्षित है, उनके साथ मिलकर अपने आप को हिंदी में पढ़ना लिखना सिखाया, अपनी बेटियों को खुद पढ़ना सिखाया।
दूसरी बात ये, उन्होंने इस बात पर वो अड़ी रही कि जब तक राम प्रसाद बिस्मिल खुद शिक्षित नहीं हो जाते तब तक उनकी शादी नहीं कराई जाएगी। हालांकि उनके पति और सास इस बात के पक्ष में थे कि उनकी शादी हो जाए, लेकिन इन दो बातों से पता चलता है कि वो शिक्षा को कितना महत्व देती थी। हम कैसे कह सकते हैं कि बिस्मिल की मां स्वतंत्र और उदार विचारों की थी? एक तो शिक्षा को लेकर कि हालांकि उनकी शादी काफी कम उम्र में 11 साल की उम्र में हो गई थी, लेकिन वो शिक्षा के पक्ष में थी कि वो शिक्षा कराना चाहती थी। अपनी बेटियों को उन्होंने शिक्षित किया, जैसे यहां पर लिखा है ना, पहले चलें एक बार मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको उस बात को आप नोट करें कि मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ही शिक्षा दिया करती थी। ये देखिए, तो उन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ाया लिखाया, ऐसा नहीं कि उनको भी बिना पढ़ाए जैसे वो खुद थी ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपनी बेटियों को भी पढ़ाया लिखाया। ओके, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इससे उनकी मॉडर्न आउटलुक के बारे में काफी पता चलता है। कहां गया यार? ओके, तो इससे उनके स्वतंत्र और उदार विचारों के बारे में पता चलता है। दूसरी बात यह कि उन्होंने राम प्रसाद को यह अनुमति दी कि तुम बाकी दूसरी गतिविधियों में भी भाग लो, इंक्लूडिंग द फ्रीडम स्ट्रगल, इंक्लूडिंग जितने भी धार्मिक जितने समूह थे उसमें शामिल होने की बात करो। तो उन्होंने काफी आजादी दी, स्वतंत्रता और उनके उदार विचार इस बात से पता चलते हैं। आत्मकथा की रचना, इस पार्ट को करिए एंड दिस इज समथिंग विच यू हैव टू डू। जैसे ऑटोबायोग्राफी, अगर यू नो इफ यू हैव टू राइट योर ऑटोबायोग्राफी तो आप कैसे लिखेंगे उसके बारे में यू हैव टू टॉक। इस पार्ट को एक बार फिर से पढ़िए और अपने अपने समूह में मिलकर इस पार्ट की किस ऐसी पंक्तियों की सूची बनाइए जिससे पता लगे कि लेखक अपने बारे में कह रहा है। जहां पर भी उन्होंने मेरे बारे में, मुझे, मैं का इस्तेमाल किया है तो इससे पता चलता है कि राम प्रसाद अपने बारे में बात कर रहे हैं, या मेरी मां तो उनके कनेक्शन में ही बात कर रहे हैं। शब्द प्रयोग तरह तरह के, इंटरेस्टिंग है। माता जी ने उन्हें अक्षर बोध करती थी, कहती थी, मैंने बताया ना इस तरह के शब्द, पढ़ना लिखना। तो इस तरह से कई सारे ऐसे शब्द हैं, जैसे यहां पर है पालन पोषण। ओके, पालन पोषण, दो एक। ओके, इस तरह से आपके को कई सारे शब्द किताब में मिल जाएंगे, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए या कहीं पे लिख दीजिए। ठीक ठीक, सॉरी, ठीक ठीक, देन कामकाज, जन जन्मांतर, इस तरह के कई सारे शब्द हैं, मैंने यहाँ पे 5 लिखे हुए हैं। ओके, राम प्रसाद बिस्मिल के मित्रों के नाम खोजे। इनके 2 मित्र थे, एक तो थे चंद्रशेखर, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं अगर आपको आपत्ति ना हो तो, चंद्रशेखर आजाद, और दूसरे थे ये इंटरनेट से आपको पता चलेगा, मेरे को चंद्रशेखर आजाद के बारे में पता था, अशफकुल्ला खान। ये 2 उनके मित्र थे। बेसिकली क्या था, 1925 में 1925 में एक काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, यानी कि काकोरी के पास एक ट्रेन को लूटा था जो कि लखनऊ के पास है। तो इस कॉन्स्पिरेसी केस में उनको पकड़ा गया था, गिरफ्तारी हुई थी और उसमें उनको बाद में फांसी भी 2 साल बाद दी गई। ओके, अभी इनके आपके बारे में ये लिखना है तो ये तो कुछ नहीं है। तो दिस आर ऑल एक्सरसाइजेस अबाउट राइटिंग एन ऑटोबायोग्राफी। आप अपनी माँ को किस तरह से करते हैं? मैं अपनी माँ को अम्मा बुलाता हूँ। ओके, आज की पहेली, ये पहेली में कई सारे ऐसे शब्द हैं, विशेषण, 12 विशेषण दिए गए हैं, तो इसमें से आप ढूंढ के लिए, काफी ज्यादा मुश्किल नहीं है। ये एक है मंगलमयी, एक है प्रत्येक, एक है, देन कौन सा है, मनोहर एक है, मनोहर एक है, देन और कौन सा है, साधारण एक है। ओके, आप ढूंढ सकते हैं, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। 11 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। दुख भरी एक और है, देन स्वाधीन, प्रत्येक हो गया, महान। ओके, मुझे मालूम नहीं कितने ढूंढ लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ढूंढ लिए, बाकी 4 आप ढूंढ लीजिए। ओके, एक और मैंने लिखा है यहाँ पर, ओके, दुख। ओके, तो आप बाकी ढूंढ लीजिए। तो इसके साथ हम आ गए हैं। ये एक और कविता है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं ताकि आपको राम प्रसाद किस तरह की कविता लिखते थे उसके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा।
आपने उनकी आत्मकथा पढ़ ली, अब उनकी एक कविता भी पढ़ लीजिए, ए मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो, प्रत्येक भारत तेरा प्रत्येक भक्त तेरा, सुख शांति कांतिमय हो, अज्ञान की निशा में दुख से भरी दिशा में, संसार के हृदय में तेरी प्रभा उदय हो, तेरा प्रकोप सारे जग का महाप्रलय हो। महाप्रलय मीन्स like in the ocean, when the churning of the ocean happens. तेरी प्रसन्नता ही आनंद का विषय हो, वे भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे ना भूले, वे शक्ति दे कि दुख में कायर ना ये हृदय हो। राम प्रसाद बिस्मिल, बिस्मिल वॉज लाइक हिज पेन नेम, ओके, कि उस नाम से वो अपनी कविता लिखते थे। तो इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए हैं, तो जितने भी वर्ड मीनिंग्स हैं मैं एक पिंड कमेंट में डाल दूंगा ताकि आप उसको देख सकें, ताकि उसका आप कट पेस्ट कर लेंगे तो आपको उसमें रेफर करने में आसानी होगी। लेकिन और भी ज्यादा मैं जब मैं पढ़ा रहा हूं उसमें और भी ज्यादा मैंने शब्दों का अर्थ बताया है। ओके, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू CBSE with Sudhir।